नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के योगा सेशन में। और आज का योगा सेशन होने जा रहा है प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम जिसके बिना हमारे योगा प्रैक्टिस अधूरा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम एक ऐसा योगिक प्रैक्टिस जो कि श्वासों की प्रणाली पे बना है, ब्रीदिंग के कंट्रोल पे आधारित है। तो सबसे पहले प्राणायाम प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राणा और आयाम। प्राण मतलब हमारा जीवन शक्ति, और आयाम यानी कि विस्तार, यानी कि नियंत्रण करना। इसका अर्थ है कि हमारे श्वासों पे कंट्रोल करके जीवन शक्ति को बैलेंस करना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपने मन और शरीर को साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हमारे शरीर की शुद्धि होती है और हम ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। तो प्राणायाम हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हमारे मेडिटेशन की कैपेसिटी को बढ़ाता है। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं। हमारा दिमाग शांत होता है तो हम ध्यान लगा पाते हैं किसी एक जगह पे। आज का सेशन इसी पे होने जा रहा है कि हम प्राणायाम का प्रैक्टिस कैसे करें और कितने मिनट तक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राणायाम होने जा रहा है भस्त्रिका प्राणायाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये सीखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं और कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए हमें करना है। और फिर हम ये जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम के क्या फायदे हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे। हम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। आप किसी भी तरह से जैसे भी कंफर्टेबल हो बैठ सकते हो, ठीक है। और इसमें हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि हम ब्रीद इन भी करेंगे और ब्रीद आउट भी करेंगे, दोनों एक्टिव होगा, दोनों एक्टिवली हम कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। उसके बाद हाथों को इस तरह से शोल्डर के पास लाना है। फोकस, इनहेल, और जब हम इनहेल करेंगे तो अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है, और एक्सहेल करेंगे तो हमें हाथ को भी नीचे लाना है और एक्सहेल करना है एक्टिवली। फोर्सफुल्ली एक्सहेल करना है, फोर्सफुल्ली इनहेल भी करना है। और दूसरी बात, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा बेली बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा बेली पीछे की तरफ जाना चाहिए। ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हाथ इस तरह से हमारे शोल्डर के पास आएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मैं 20 काउंट तक गिनूंगी और आपको करना है, ठीक है। इनहेल करूंगी, इनहेल, और काउंट करूंगी, आपको एक्सहेल करना है, राइट। इनहेल 1, इनहेल 2, इनहेल 3, इनहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। आपको ये 20-20 करके 3 टाइम्स करना है, यानी 60 टाइम्स के लिए करना है, ठीक है। जिस तरह से मैंने 20 टाइम्स के लिए किया, आपको 20-20 करके 60 टाइम्स के लिए करना है, ओके। अब हम ये जानेंगे कि भस्त्रिका के क्या क्या फायदे हैं। आप देखते हो कि हम जब इनहेल करते हैं तो हमारा हार्ट ओपन, हमारा चेस्ट ओपन होता है। इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जिन्हें भी लंग्स का प्रॉब्लम हो वो इसका प्रैक्टिस डेली करें, और आप थोड़ा ज़्यादा करें। जैसे मैंने कहा नॉर्मल 60 टाइम्स के लिए आप कर सकते हो, तो आप 100, 150 आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, ओके। और इसके क्या और क्या फायदे हैं, ये हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देता है। तो आप जैसे ही आप मॉर्निंग में सुबह बेड छोड़ते हो तो बेड छोड़ने से पहले
भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको आपके ब्रेन को अलर्ट कर देता है, आपको एनर्जी देता है और आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। और थर्ड इज ये हमारे फटीग को भी दूर करता है। उसके बाद फोर्थ, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जिन्हें भी साइनस का इशू रहता है या फिर अस्थमा है, वो इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए राम बाण की तरह है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है अगर आपको इस तरह के कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम इशू है तो। ठीक है। और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो जिन्हें भी बीपी का इशू है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में हीट बनाता है। जैसे हम जब प्रैक्टिस करते हैं, मोस्टली कहा जाता है कि हम ये अपने प्रैक्टिस से पहले भस्त्रिका करें, जिससे कि ये हमारे बॉडी को वार्म अप कर देता है। तो इसलिए आप भस्त्रिका का प्रैक्टिस मत करो अगर आप बीपी पेशेंट हो, या फिर आप अगर प्रेग्नेंट हो तो भी नहीं करना चाहिए आपको। और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला प्राणायाम, जो कि हर किसी को करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों में अंतर है या दोनों सेम है। अगर अंतर है तो क्या अंतर है। तो मैंने एक वीडियो डाला था शॉर्ट्स, जिसमें मैंने बताया था कि दोनों में अंतर है, और एक एडवांस लेवल है, एक बिगिनर्स लेवल प्रैक्टिस है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सिंपल है। अगर आप बिगिनर्स हो, स्टार्ट करना चाहते हो प्राणायाम, तो आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इसके जल्दी ही बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, और फिजिकली भी मेंटली भी। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो योगा प्रैक्टिस में सांस लेना को पूरक कहते हैं, और सांस छोड़ना को रेचक कहते हैं, और सांस रोकना को कुंभक कहते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम में हम कुंभक नहीं लगाते। कुंभक यानी सांसों को रोकना, मतलब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, हम सांस को रोकते बिल्कुल भी नहीं है। और जब हम सांस लेते हैं तो स्लोली लेते हैं, और छोड़ते हैं तो स्लोली छोड़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं। तो इसके लिए हम अपना बाएं हाथ लेंगे और इस तरह से हम चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। ठीक है। बस टच करना है दोनों उंगलियों को। उसके बाद हम दाहिना हाथ लेंगे और इससे विष्णु मुद्रा बनाएंगे। मतलब इस तरह से आप मुट्ठी बनाओ, और फिर लास्ट के दो उंगली को इस तरह से निकालो, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को, और अपने थंब को। ठीक है। और अपने थंब से, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है, और धीरे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है। कंप्लीटली छोड़ दो सांसों को। ठीक है। उसके बाद हम धीरे से सांस लेंगे, और अपने रिंग फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। स्लोली, ज्यादा जोर से नहीं, आराम से अपने उंगली से बंद करना है, और फिर राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ेंगे स्लोली। ओके। फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे वेरी स्लोली। ओके। और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांसों को छोड़ेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ओके, स्टार्ट। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़े, सांस लें। मैं बोलूंगी इनहेल एंड एक्सेल, आपको करना है। ठीक है। पहले लेफ्ट से फिर राइट से, इस तरह से जैसे मैंने बताया आपको। स्टार्ट। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सारा सांस छोड़ दें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल।
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इस तरह से आपको 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो 3 मिनट 4 मिनट से स्टार्ट करो, और कम से कम अगर 10 मिनट कर सकते हो, उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यादा बेनिफिट चाहिए वो 10 मिनट तक करो, बाकी 5 मिनट तक इज गुड। ओके, तो एक और प्लस पॉइंट बताती हूँ अनुलोम विलोम करने का। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर, नेगेटिविटी दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी चीज़ को लेके, और अपने दिमाग को आप शांत करना चाहते हो, तो एक चीज़ बताती हूँ। जब आप इनहेल कर रहे होगे तो आप सोचना कि जैसी चीज़ें आप चाहते हो, जैसे दिमाग को शांत करना चाहते हो, या चाहते हो कि आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए, तो सेम चीज़ें सोचो। जो आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो इनहेल करते टाइम वो सोचो, और एक्सेल करते टाइम ये सोचो कि सारी नेगेटिविटी जो भी आप सोच रहे हो वो सब नेगेटिविटी आपके दिमाग से, आपकी बॉडी से चला जाए। या फिर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ये सोचो इनहेल करते टाइम कि आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है और आप सही हो रहे हो। और एक्सेल करते टाइम ये सोचो कि आपकी जो भी इशू है, हेल्थ इशू या मेंटल इशू, वो सारी आपके लाइफ से जा रही है, आपकी बॉडी से जा रही है। तो दिस इज द प्लस पॉइंट। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो फिर नॉर्मल भी कर सकते हो, इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, तो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो एक मैंने बताया कि आपके दिमाग को फोकस करता है। ईरा और पिंगला नाड़ी जो हमारे बॉडी में है उन्हें अलाइन करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है, जिससे कि हमें ज़्यादा फोकस्ड हम होते हैं, हमारा बॉडी अलाइन होता है हमारे माइंड के साथ। तो ये मेडिटेशन में भी हमारा हेल्प करता है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते हो और चाहते हो करना, तो आप पहले अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करो 5 मिनट तक, और फिर करो। एक जादू की तरह आप स्टार्ट करोगे मेडिटेशन, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप तो आधे घंटे 1 घंटे तक मेडिटेट कर सकते हो, इतना आपका दिमाग शांत रहने लगेगा। और अनुलोम विलोम के फायदे हैं, ये आपके साइनस में हेल्प करेगा, आपके माइग्रेन में इट्स मैजिक। अगर आपको माइग्रेन है तो आप अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस सुबह शाम 5 मिनट के लिए करना स्टार्ट कर दो, ये मैजिक की तरह काम करेगा। और किन लोगों को नहीं करना चाहिए अनुलोम विलोम? हर किसी को करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सीवियर कोल्ड कफ है तो आप नहीं कर पाओगे। तो वैसे में आपको काफ़ी स्लोली करना चाहिए, काफ़ी स्लोली, काफ़ी कॉन्शियस होके करना होगा आपको ये प्रैक्टिस, क्योंकि उस समय हमारा नॉस्ट्रल बंद होता है, तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है प्रैक्टिस के दौरान। नहीं तो आप कर सकते हो अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस, हर कोई कर सकता है। थर्ड प्रैक्टिस है शीतली प्राणायाम। शीतली से नाम से ही ऐसा लगता है शीतल करने वाला। तो शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं, इसका मेथड हम सबसे पहले जानते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें अपने टंग को रोल करना होता है। आप किसी भी तरह से सुखासन में बैठ जाओ, आराम से कंफर्टेबली, और अपने टंग को इस तरह से रोल करो, इस तरह से जैसे है ना, ठीक है। और हम अपने सांसों को अपने जीभ से लेंगे।
और फिर सांसों को 5 सेकंड तक रोकेंगे और फिर नाक से सांसों को छोड़ देंगे कंप्लीटली। ओके, ओके। अब हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैं 5 बार प्रैक्टिस करती हूँ आपके साथ। आपको ये 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना है अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए अच्छे से तो। ठीक है, चलिए इनहेल करूंगी, आप लोग इनहेल कीजिएगा और मैं 5 काउंट गिनूंगी और फिर एक्सहेल कहूंगी। ठीक है, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ओके, तो अगर आप इसका बेनिफिट चाहते हो तो आपको इसी तरह से 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसा कि नाम से आपको लगता है कि शीतली यानी शीतल करने वाला, तो शीतली प्राणायाम से हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती है। तो जिन्हें भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे उनको बहुत बेनिफिट होगा और ये हमारे बीपी को लोअर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हाई बीपी वालों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जिन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है गर्मी के टाइम में, तो इन्हें ये रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके, और जिन्हें भी पित्त दोष है उन्हें ये शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। जिन्हें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, उन्हें ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपकी एसिडिटी को कम करेगा। ओके, तो किन्हें ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? तो जैसा कि शीतली यानी हमें शीतल देने वाला, हमारे शरीर को शीतल करने वाला, यानी कि हमें ठंड के मौसम में शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जिनका भी लो बीपी है उन्हें भी शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जिन्हें भी कोल्ड कफ रहता है, अस्थमा है, साइनस प्रॉब्लम है, उन्हें शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अवॉइड कीजिएगा। ओके, तो अब चलते हैं चौथे प्राणायाम पे, जो है कि शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम सेम है जैसे शीतली प्राणायाम के फायदे हैं। ये भी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। बहुत सारे लोग इस तरह से टंग को रोल नहीं कर पाते हैं, शीतली का प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए शीतकारी प्राणायाम है, जो कि हमारे इस तरह से दांतों को एक एक साथ जोड़ के और उससे सांस लेना है और फिर नाक से सांस छोड़ना है, सेम जैसा कि हम अपने टंग को रोल करके और फिर नाक से सांस को छोड़ते थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करते हैं। दांतों को इस तरह से कर लेंगे दोनों को एक दूसरे के साथ और फिर सांस भरेंगे और फिर हम सांसों को नाक से छोड़ेंगे। 5 सेकेंड के लिए हम कुंभक लगाएंगे, यानी हम सांसों को होल्ड करेंगे। तो चलिए मेरे साथ हम प्रैक्टिस करते हैं शीतकारी प्राणायाम का। इनहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल,
होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इस तरह से आपको 5 मिनट तक प्रैक्टिस करना है शीतकाली प्राणायाम का। अगर आप शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हो तो आपको शीतकाली प्राणायाम का प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी एक का प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिर शीतकाली के भी सेम ही फायदे हैं जो कि शीतली प्राणायाम के फायदे हैं। ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाता है। अगर आपको हाई बीपी है तो उससे ये राहत दिलाएगा। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो भी ये राहत दिलाएगा। तो शीतकारी के भी सेम फायदे हैं। आप गर्मी के मौसम में इसका प्रैक्टिस कर सकते हो गर्मी से राहत पाने के लिए। और किन्हें ये नहीं करना चाहिए, तो जिन्हें भी लो बीपी का प्रॉब्लम है, जिन्हें भी दांत में सेंसिटिविटी रहती है, क्योंकि ये दांतों का प्रैक्टिस है, दांतों को हम एक दूसरे के पास सटा के करते हैं, तो ऑब्वियसली जिन्हें दांतों में प्रॉब्लम है वो इसे करने से अवॉइड कीजिए। ओके, तो अब 5वां प्राणायाम है सूर्यवेदी प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम कैसे करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे और बाएं हाथ से हम इस तरह से चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। फिर दाहिने हाथ से हम इसी तरह से मुट्ठी बना के और 2 उंगली रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर इस तरह से निकला होगा और थंब। और सूर्यवेदी प्राणायाम में हम राइट से सांस लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, ठीक है। और हमारा हाथ इस तरह से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं, ठीक है, ध्यान रहे इस तरह से। और सबसे पहले हम सांसों को राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे और फिर धीरे से राइट नॉस्ट्रिल से हम सांसों को अंदर भरेंगे। फिर दोनों नासिका बंद 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आप 10 सेकंड भी कर सकते हो। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम सांसों को छोड़ देंगे। मैं इनहेल और एक्सहेल बोलती हूँ, ठीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल राइट नॉस्ट्रिल से, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, 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 होल्ड, एक्सहेल। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें हम सिर्फ राइट से सांस को लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। सांसों को होल्ड करते हैं। आप जितने देर तक होल्ड कर सकते हो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस को इम्प्रूव करो, होल्ड करो।
और इसमें हम सिर्फ एक तरफ से लेते हैं, दूसरी तरफ से छोड़। जैसा कि नाम से ही पता है, ये हमारे शरीर में सन एनर्जी को एक्टिवेट करता है। जैसा कि हमारा शरीर सन और मून एनर्जी से बना है, तो हमारे शरीर में ये सन एनर्जी को एक्टिवेट करता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा पाचन अच्छे से होता है। और इसलिए सूर्यवेदी प्राणायाम के बहुत फायदे हैं डाइजेस्टिव इशू वालों को, तो उन्हें करना चाहिए। और किन्हें ये नहीं करना चाहिए, तो जिन्हें भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में हीट को बढ़ाता है, तो हमारे जिन्हें भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गर्मी के दिनों में भी इस सूर्यवेदी का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए, और सूर्यवेदी प्राणायाम आप 5 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 मिनट तक कर सकते हो, आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हो इस चीज। छठा प्राणायाम है चंद्रवेदी प्राणायाम। जैसा कि हमने जाना कि सूर्यवेदी प्राणायाम में हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ते हैं, वैसे ही चंद्रवेदी प्राणायाम इसका उल्टा है, यानी कि हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं और राइट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ते हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम हमारे सन एनर्जी को एक्टिवेट करता है और चंद्रवेदी प्राणायाम हमारे मून एनर्जी को एक्टिवेट करता है, हमारे बॉडी को कूल करता है। तो चलिए देखते हैं कि चंद्रवेदी प्राणायाम का प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हम सुखासन में बैठ जाएंगे और उसी तरह से बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बना के रखेंगे, अपने हाथों को इस तरह से ऊपर शोल्डर के पास, ठीक है। और विष्णु मुद्रा बनाएंगे दाहिने हाथ से और अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट नोस्ट्रल से कंप्लीटली सांसों को छोड़ देंगे। ध्यान रहे, आप जब भी प्राणायाम का प्रैक्टिस करो तो कंप्लीटली सांसों को सबसे पहले छोड़ो दोनों नासिका से, ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करो। स्टार्ट करते हैं। इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रल से और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड तक। एक्सेल थ्रू द राइट नॉस्ट्रल, ओके। फिर राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए और इनहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से और होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए। एक्सेल थ्रू द राइट नोस्ट्रल। इनहेल, होल्ड, exhale. Exhale completely. Inhale. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. वेरी गुड। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। स्लोली ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। होल्ड कर सकते हो आप 5-10 सेकेंड, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उस अनुसार आप होल्ड कर सकते हो, ठीक। अब हम बात करते हैं कि चंद्रवेदी प्राणायाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। चंद्रवेदी यानी चंद्रमा, जो हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, तो ये हमारे बॉडी को ठंडक पहुंचाता है, ये हमारे दिमाग को शांत करता है। और अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आप चंद्रवेदी प्राणायाम का प्रैक्टिस कीजिए। किन लोगों को इसका प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? डिप्रेशन का जिन्हें भी प्रॉब्लम है, जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें शाइनस है, जिनका बीपी लो रहता है, तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए। अब 7वां प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो मैंने पहले भी बात किया था कि
अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा एडवांस लेवल का प्रैक्टिस है। ये अनुलोम विलोम से थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं थोड़ा, क्योंकि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक लगाते हैं, यानी अपने सांसों को होल्ड करते हैं। तो इसमें हमें सेम ही तरह से करना होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है कि हम सांसों को होल्ड करते हैं, जिससे कि ये थोड़ा एडवांस लेवल प्रैक्टिस है। तो इसके लिए हम बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, दाहिने हाथ से हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, ठीक है, और कंप्लीटली सांसों को छोड़ेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, ठीक है। और फिर हम सांस लेंगे, इनहेल, और दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। 5 सेकेंड तक हम सांसों को होल्ड करेंगे। और फिर राइट नॉस्ट्रल से हम सांसों को छोड़ेंगे। फिर हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे, और फिर सांसों को हम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सांसों को छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सांस लेंगे, फिर सांसों को हम 5 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल से हम सांसों को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रल से हम सांस लेंगे, फिर होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों को छोड़ देंगे। आपने देखा कि प्राणायाम दोनों में, अनुलोम विलोम में और नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है। नाड़ी शोधन के क्या क्या फायदे हैं। नाड़ी शोधन जो कि हमारे शरीर के 72,000 नाड़ियों को शोधना यानी कि शुद्ध करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के एनर्जी को चैनलाइज करता है, तो हमारे दिमाग को शांत करता है और मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम जो भी लोग बिगिनर्स नहीं हैं उन्हें करना चाहिए। आप अनुलोम विलोम ना करके नाड़ी शोधन प्राणायाम स्टार्ट कर दो। दोनों के फायदे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के फायदों में। किन लोगों को नाड़ी शोधन का प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जिन्हें भी बीपी का प्रॉब्लम है, लो या हाई, वो ब्रेथ रिटेंशन ना करें, आप कुंभक नहीं लगाएं, आप इनहेल और एक्सेल करें। तो मतलब कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रैक्टिस ना करें। जिन्हें भी बीपी का प्रॉब्लम है तो आप अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें, और सभी लोग कर सकते हैं। 8वां प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी भंवरों की तरह आवाज निकालने का वाला प्राणायाम। इसमें हम भंवरों की तरह भिनभिनाने की आवाज निकालते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएंगे, या फिर आप कहीं भी बैठ सकते हो, बस आपका बॉडी, आपका जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए। वो किसी भी प्राणायाम में आप कहीं भी अगर बैठ के कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हुई तो आपके बैक में पेन हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, और आप आराम से कंफर्टेबली कहीं भी बैठ जाए, सोफे पे, कुर्सी पे, या फिर सुखासन में, ठीक है। और ऐसे बैठ के इंडेक्स फिंगर को लो, अपने कानों को हम जोर से नहीं दबाएंगे, ठीक है। आराम से अपने कानों पे के छेद में हम अपने इंडेक्स फिंगर से आराम से बंद करेंगे कानों को। आंखें बंद रहेंगी, इनहेल करेंगे, और जब एक्सेल करेंगे तो हम भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। ध्यान रहे, जब हम आवाज निकालेंगे भंवरे की तरह तो हमारे ये आवाज इस तरह से इनहेल, जैसे कि हम एक्सेल कर रहे होंगे तो ये इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेन के पास कंपन होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, हम आवाज को धीरे से तेज और फिर तेज से धीरे इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। ओके। अब ब्राह्मणी प्राणायाम का प्रैक्टिस 10 बार भी कर सकते हो, ये 5 से 10 बार भी बहुत है, और इसके उससे ही बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। आप डेली 2-4 बार भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इट्स एनफ। ओके। अब हम देखते हैं कि ब्राह्मणी प्राणायाम का क्या फायदा है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के वेव को एक्टिव करता है, जिससे कि हमारी याददाश्त मजबूत होती है। तो ये आइसोमनिया वाले पेशेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको डिप्रेशन होता है, अगर आपको एंजाइटी होता है, तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उन लोगों को भी करना चाहिए। और ब्राह्मणी प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो जिन्हें भी ईयर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। बाकी हर कोई कर सकता है ब्राह्मणी प्राणायाम का प्रैक्टिस। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो और या फिर आपके बच्चे स्टूडेंट है, तो उन्हें ये ब्राह्मणी प्राणायाम का प्रैक्टिस जरूर करवाइए, क्योंकि ये आपके फोकस को इम्प्रूव करता है और आपके पढ़ाई में आपका मन लगता है, और ये आपके मेमोरी को भी इम्प्रूव करेगा, याददाश्त मजबूत होती है। तो इसलिए स्टूडेंट को ये ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए 5 बार भी डेली। ओके। और अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है रात को, तो आप ये रात को सोने से पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इससे स्लीप बेटर होता है। तो आप रात को प्रैक्टिस कर सकते हो ब्राह्मणी प्राणायाम का, ठीक है। लास्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस है उज्जयी। इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि कौन से सीक्वेंस में प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है, और कब करना चाहिए। तो लास्ट हम बातें कर लेते हैं कि उज्जयी प्राणायाम क्या होता है। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी यानी ओशियन ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें हमें ओशियन की तरह अपने गले से आवाज निकालना होता है। ये हमारे विशुद्धि चक्रा पे वर्क करता है। तो क्योंकि हम गले पे वर्क कर रहे होते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो हम इस तरह से चेस्ट से अपने गले से इनहेल कर रहे होते हैं, आवाज इस तरह से आती है ओशियन की तरह, ऐसे। आपको साउंड सुनाई दे रहा है ना। हाँ, इसमें हम अपने थ्रॉट चक्र पे वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि हम अपने थ्रॉट से सांसों को ले रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, इस तरह से। और नाक सेम ओशियन की तरह सांस को छोड़ेंगे। जब हम सांस ले रहे होंगे तो अपने थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके सांसें ले रहे होंगे, और जब सांस छोड़ रहे होंगे तो हम अपने नोज के थ्रू ओशियन की तरह आवाज आना चाहिए, और इसलिए हम इसे ओशियन ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो आपने देखा कि उज्जयी ब्रीदिंग कैसे करते हैं। इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आप सिंगर हो तो ये आपके थ्रोट चक्र पे वर्क करता है। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप कहीं भी बोलने में आपको डिफिकल्टी होती है, आप अपने वर्ड इफेक्टिवली नहीं रख पाते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं भी बातें करने से पहले आपको थोड़ा डर लगता है, तो आप थ्रोट चक्रा पे वर्क करने के लिए उज्जयी ब्रीदिंग कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट फॉर योर थ्रोट चक्रा। ओके। तो उज्जयी प्राणायाम, और इसके फायदे, सबसे ज़्यादा इसके फायदे हैं थायराइड, जिन्हें भी थायराइड इशू है उसके लिए ये बेस्ट है। आप तो इसके मैजिकल इफेक्ट होने वाले हैं थायराइड पे, तो आप करो थायराइड ब्रीदिंग। या फिर आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उज्जयी ब्रीदिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना चाहिए जिन्हें भी बीपी इशू है, लो या हाई, उन्हें उज्जयी
प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिन्हें भी गले में किसी तरह का इन्फेक्शन है, जो डिफिकल्टी होती है अगर करने में, तो आप नहीं करो। और फिर सब लोग कर सकते हैं उज्जैय ब्रीथिंग का प्रैक्टिस। ओके, तो ये लास्ट प्राणायाम था। अगर आपको इन सभी प्राणायाम में से कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब हम ये बात करेंगे कि किस समय हमें प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम सुबह में नहीं कर पाते हैं तो क्या इवनिंग में कर सकते हैं, और अगर हम खाना खाए हैं तो कितने समय के बाद हम प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बातें करते हैं इस बार। देखो, अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो ऑब्वियसली आपको अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो प्राणायाम का, ठीक है। और खाने की कितनी देर की बात करें, अगर आपका मील प्रॉपर मील है, होल मील अगर आप ले रहे हो, जैसे कि हम लंच में लेते हैं, डिनर में लेते हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो आप इसका आप कम से कम 4 घंटे का टाइमिंग रखो प्राणायाम के और खाने के बीच में, ठीक है। जैसे कि आपने इवनिंग में कुछ लाइट नाश्ता किया, ठीक है, तो आप उसके 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद प्रैक्टिस कर सकते हो प्राणायाम, ठीक है। मतलब इवनिंग में आप ऑब्वियसली कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपको पॉसिबल है आपके लिए तो आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने के थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ओके, अदरवाइज दोनों टाइम बेनिफिशियल है, तो आप किसी भी टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम ये जानेंगे कि हमारे प्राणायाम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। और अगर हम योगासन का प्रैक्टिस मॉर्निंग या इवनिंग में करते हैं और साथ में हम करना चाहते हैं प्राणायाम, तो उसका प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, पहले कौन सा करें, बाद में कौन सा करें। तो देखिए, क्योंकि हमें पता है कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है हमारे बॉडी को एक्टिव करता है, एनर्जाइज करता है, तो हमें सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए, फिर ब्राह्मणी प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए, और तब आसनों का प्रैक्टिस कीजिए, और फिर लास्ट में हमें अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रैक्टिस करना चाहिए। दोनों में से आप एक ही करो, दोनों के सेम ही बेनिफिट्स हैं, तो दोनों में से एक करो आप। उसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक और चीज ध्यान रहे, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम का प्रैक्टिस एक बार ना करें, क्योंकि दोनों के विपरीत फायदे हैं। एक बॉडी में हीट उत्पन्न करता है तो दूसरा हमारे बॉडी को ठंडक देता है। तो दोनों में से कोई एक प्रैक्टिस करें। मॉर्निंग में मैं कहूंगी कि सूर्य भेदी प्राणायाम का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप उज्जयी प्राणायाम का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप शाम को चंद्र भेदी प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ब्राह्मणी प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीक्वेंस कोई भी हो चलेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया कि चंद्रभेदी और सूर्यभेदी दोनों अलग हैं, तो एक ही प्राणायाम का प्रैक्टिस करें, दोनों साथ में ना करें। और अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन के भी फायदे सेम ही हैं, तो दोनों में से कोई एक करें। और इस तरह से मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। और अगर कोई फिर भी आपको कंफ्यूजन रह गया है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, या किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए प्राणायाम में ही, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैंने इसमें कोशिश की है कि सारे प्राणायाम को मैंने इंक्लूड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कीजिए, और हेल्दी रहिए। थैंक यू।